अच्छा जी, एक तो ये थोड़ा सा देख लें इसमें रिव्यू में, इसमें एक वर्ड आया है, ये एक तो होता है एम्पलीट्यूड, ये हमारे पास क्या होता है एक्स नॉट, एक होता है, अब इसकी यूनिट क्या क्या हमारे पास मीटर है, ये क्या वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ही है, उसका नाम है वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वेलोसिटी को एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं, बल्कि ये क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसको हम वी नॉट कहते हैं और एक्स के बराबर होगी मेगा एक्स नॉट, और यूनिट क्या होगा इसका मीटर पर। इसी तरह फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, और ये ए नॉट होगा, और ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, और यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, maximum value of the velocity is called velocity amplitude, and maximum value of the acceleration is called acceleration amplitude। ठीक हो गया। दूसरा पिछली एक असाइनमेंट में एक तो स्टूडेंट्स ने पूछा है, ये जैसे प्लॉट था हमारे पास, अब देखिए उस प्लॉट में आप ये में रखें कि अगर उस प्लॉट में वैल्यू इस तरह की आती है, अब ये अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू है, इसमें क्या है, इसमें इसका स्प्रेड क्या कम है, स्प्रेड भी कम है और जो परसेंटेज एरर है वो भी ना होने के बराबर है। तो ऐसा ग्राफ जो है ये क्या शो करेगा, मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट। अगर इस तरह का ग्राफ आ जाता है, ये ग्राफ है, अब ये क्या शो करेगा, ये तो क्या शो कर रहा है मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट, और ये क्या है, ये चूंकि इसमें वैल्यूज की स्प्रेडिंग ज्यादा है, लेकिन उनकी उनकी अगर एवरेज लेंगे तो वो यही आ रही है, एक्चुअल वैल्यू यही आ रही है। अब जब एवरेज वैल्यू एक्चुअल वैल्यू आ रही है लेकिन स्प्रेडिंग ज्यादा है, तो प्रिसाइज ये कम है, लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट, ये क्या है लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट। इसी तरह अब अगर ये ऑप्शन आता है इस तरह कि ये एक्चुअल वैल्यू है, एक ग्राफ इस तरह बनाया हुआ था उन्होंने, ऐसे भी था ना जो मैंने असाइनमेंट भेजी थी, उसमें एक ग्राफ इस तरह का भी था। अब देखिए एक्चुअल वैल्यू यहां लाई कर रही है, तो परसेंटेज एरर तो इसकी क्या होगी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन एब्सोल्यूट एरर कम है क्योंकि इसकी स्प्रेडिंग क्या है वो कम है। तो ये क्या है मोर प्रिसाइज लेस एक्यूरेट, ये क्या है मोर प्रिसाइज और लेस एक्यूरेट। अच्छा एक ग्राफ इस तरह का भी था शायद कि उसमें वैल्यू यहां आ रही थी और स्प्रेडिंग की ज्यादा आ रही थी, तो ये क्या होगा ना, तो ये एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है, वैल्यूज के अंदर डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। यानी कि देखिए इसकी जो विड्थ है ग्राफ की विड्थ क्या शो कर रही है, डिफरेंस इन द मतलब हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू, तो स्प्रेडिंग ज्यादा है, और अगर हम एवरेज ले, एवरेज इसकी यहां आ रही है लेकिन एक्चुअल वैल्यू यहां लाई कर रही है,
तो यहां पे फिर ये ग्राफ क्या शो करेगा, ये लेस प्रिसाइज एंड लेस एक्यूरेट, लेस प्रिसाइज ठीक है। ये चारों बातें समझ आ गई, आप लोगों को भी क्लियर होगी। अब इसके बाद जो है हम अपने उसे टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा आज का है। आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन्स इन लेबोरेटरी फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये हमने डिस्कस करना कि कोलिजन जो है उसके क्या फार्मूलाज हैं, कैसे हमने वेलोसिटीज को डील करना है, कोलिजन बेसिकली होता क्या है, इलास्टिक कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक क्या है, हेड ऑन कोलिजन क्या है, परफेक्ट डायरेक्ट कोलिजन किसे कहते हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन कौन सा है, ठीक है ना, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, उसकी वैल्यूज कौन सी होंगी तो कौन सा कोलिजन होगा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करनी। देखिए कोलिजन बेसिकली क्या है, कोलिजन का बाकी इवेंट से फर्क ये है कि इंजन भी तो फोर्स लगा रहा है गाड़ी के ऊपर, लेकिन वो फोर्स क्या है, कंटिन्यूअस फोर्स लग रही है, नॉट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बल्कि उसमें टाइम इंटरवल क्या है, ज्यादा है। तो कोलिजन बेसिकली क्या है, आप ये कह सकते हैं कि एन आइसोलेटेड इवेंट, an isolated event in which very strong force act for short interval of time, short interval of टाइम, ये कोलिजन है। एक ऐसा इवेंट है जिसमें फोर्स लग रही है, फोर्स स्ट्रॉन्ग है, टाइम का इंटरवल क्या है, वो शॉर्ट है। अब चूंकि इंटरवल शॉर्ट है तो इंटरवल शॉर्ट होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स हैं, जो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स हैं, वो यहां पे क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। यानी एक्सटर्नल फोर्सेस इस वजह से due to short interval of time दूसरी बात मैंने क्या बताई कि ड्यू टू शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन are negligible, so only internal forces act। क्या होता है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रही है। दिस इंप्लाइज दैट फिर क्या होगा, जो मोमेंटम है वो क्या होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये जो इवेंट ऐसा इवेंट है जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस क्या नेग्लिजिबल है, तो लिहाजा ड्यूरिंग एनी कोलिजन मोमेंटम विल ऑलवेज कंजर्व, क्योंकि अब ये आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। कोलिजन जब देखिए गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स या आप कह सकते हैं वो इतना शॉर्ट इंटरवल टाइम होता है कोलिजन का, या बॉल्स भी कोलाइड करती हैं कि उसके ऊपर ग्रेविटी और वहां पे जो फ्रिक्शन है वो हम उसको क्या कर देंगे,
निगलेक्ट कर देंगे, वो बहुत कम होती है उसकी वैल्यू, चाहे गाड़ियां ही क्यों नहीं एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है ना। अगली बात ये है कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। एक कोलिजन इसको नहीं कहेंगे कि बिल्कुल वो क्या करें, कोलाइड ही करें। जैसे चार पार्टिकल्स हैं, वो क्या होगा, एक अल्फा पार्टिकल अल्फा की तरफ आ रहा है या प्रोटॉन प्रोटॉन की तरफ आ रहा है, ऐसे टकराने के बाद एक टकराया नहीं है बल्कि वो दूर से क्या करे, पहले हो गया, तो फिजिकली उनका कांटेक्ट नहीं हुआ। यानी मे आर मे नॉट बी, मे आर मे नॉट फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अच्छा, अगली बात यह है कि एक ऐसा कोलिजन भी होता है कि उस कोलिजन के दौरान जैसे एक चार्ज पार्टिकल जाता है, जैसे अल्फा गया और आगे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वो तो अट्रैक्शन हो जाएगी, या अल्फा किसी पॉजिटिव से ऐसे क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे न्यूक्लियस के ऊपर हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स को, तो हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। स्कैटरिंग में क्या है, कोलिजन में स्कैटरिंग कोलिजन का एक पार्ट है, स्कैटरिंग इज द पार्ट ऑफ कोलिजन। फर्क क्या है, अगर किसी कोलिजन के दौरान हर पार्टिकल का चार्ज सेम रहता है, चार्ज वो आपस में उनका लेन देन नहीं होता, एक दूसरे को चार्ज डिलीवर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, हर पार्टिकल अपना चार्ज काबू रखता है, तो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग। इफ चार्ज रिमेन, चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स रिमेन, if charges of the particles कोलाइडिंग, जो कोलाइड कर रहे हैं, remain same, then it is called scattering। इसको क्या कहेंगे, इसको स्कैटरिंग कहेंगे। इधर अभी बात, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट देखें। हम कहते हैं कोलिजन हेड ऑन है, ठीक है ना, तो हेड ऑन कोलिजन किसको कहेंगे, हेड ऑन कोलिजन। नहीं, एंगल पे चाहे कोलाइड हो, असल में ये होता है कि अगर किसी कोलिजन के पहले जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उनकी स्ट्रेट लाइन में, और आफ्टर कोलिजन वही डायरेक्शन ऑफ मोशन रहती है, यानी पार्टिकल्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन फॉलो द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ, वन डायमेंशन जिसे आप कहेंगे। वो क्या हो गया, वो मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे एंगल ऐसे ना हो, वो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन पाथ लाइन क्या हो, सेम हो। हाँ, मतलब टू डायमेंशन ना हो, हाँ टू डायमेंशन ना हो, यानी इफ बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन bodies follow same straight line path, ठीक है, then it is called, इसको डायरेक्ट कोलिजन भी इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डायरेक्ट भी इसी को कहते हैं, हेड ऑन भी इसी को कहते हैं, और वन डायमेंशनल भी इसी को कहते हैं। कार्ड क्या कहेंगे इसको, हाँ डायरेक्ट कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन। और अगर अदरवाइज वो कोलिजन क्या कहलाएगा, ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। आज नज़र बहुत कम आ रहा है। अच्छा। जी पता नहीं लैपटॉप दूर रखा हुआ है या लाइट का की वजह से है। लैपटॉप तो करीब है। लैपटॉप तो अपनी पहली जगह पे ही है। ये बाकियों से पूछ लेना सर कि उनकी तरफ यही प्रॉब्लम आ रही है या। हाँ जी। सर इसका कैमरा साफ करें। कैमरा साफ करें, कैमरा की चीज साफ करें, कुछ इशू है तो। अब देखें जी। सर अब क्लियर है। क्लियर है। यस जी सर। जी बेहतर हो गया सर। चलो। थैंक यू। अच्छा, दूसरा अदरवाइज क्या होगा अगर उनकी अदरवाइज कार्ड, तो क्या कहेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन मतलब अगर तो प्लेन के अंदर है तो 2D होगा, और अगर मतलब ये है कि उसमें पार्टिकल सेम प्लेन के अंदर नहीं रहते तो वो कोलिजन 2D की बजाय 3D भी हो सकता है। यानी ऑब्लिक कोलिजन 2D भी हो सकता है, और हाँ, और 1D कोलिजन को क्या कहेंगे हम, डायरेक्ट कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन। अब एक चीज है, एक रेशो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके बदले होगा, ये हमारे पास जब बॉडीज कोलाइड करती हैं, कोलाइड करने के बाद उनके अंदर जो सेपरेशन होती है, स्पीड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन कह दें, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अप्रोच, यानी स्पीड ऑफ सेपरेशन ओवर स्पीड ऑफ अप्रोच, दैट इज कॉल्ड ई। और ई को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इसमें आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम जनरली ये कहते हैं कि कोलिजन से पहले उनकी वेलोसिटी u1 एंड u2 है, तो प्राइम से बचने के लिए, और फाइनल हम कहते हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, v1 और v2 है, तो फिर यहां पे क्या आएगा हमारे पास, u अपना v1 माइनस v2, और यहां पे क्या आएगा, u1 माइनस u2, या इसको v2 माइनस v1 भी कह सकते हैं। अगर u1, इसको क्या कहते हैं, v2 माइनस v1, अगर स्पीड की बात करें, मतलब वो पहला पार्टिकल जब दूसरे से टकराएगा तो कोलिजन से पहले u1 ज्यादा होगा, और कोलिजन के बाद v2 जो है वो ज्यादा होगा। अगर जो है ये e जो है, e इज इक्वल टू 1, अगर e की वैल्यू 1 है, यानी स्पीड ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ अप्रोच। कोलिजन से पहले किस स्पीड से एक दूसरे करीब हो रहे हैं, कोलिजन के बाद किस स्पीड से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो फिर ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। तो फिर उसमें क्या होगा, हमारे पास ये इलास्टिक कोलिजन होगा। अगर E हमारे पास 1 है तो ये कोलिजन कौन सा होगा, इलास्टिक होगा।
अच्छा, अब इलास्टिक कोलिजन बेसिकली जो होता है 100% जैसे आप इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, वो प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जिस्ट करता है। जिस तरह आप ये समझें कि हम एक स्टेशनरी वेव्स का फिनोमिना पढ़ते हैं। स्टेशनरी वेव्स अगर स्ट्रिंग में बनाते हैं तो फौरन क्या हो जाती हैं, डेसिपेट हो जाती हैं। हालांकि उसमें एनर्जी क्या रहती है, स्टैंडिंग वेव, उसी को कहा जाता है कि एनर्जी कन्फाइंड हो जाती है बिटवीन द नोड्स। पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल क्या करती जाती है, वाइब्रेट। अब हम उसको पढ़ते तो हैं ऐसे, लेकिन एक्चुअली स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव बनती नहीं है, एक लम्हे के लिए बनती होंगी, उसके बाद खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम जाते हैं सब एटॉमिक लेवल पे, आप देखें इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और अरबों खरबों सालों से कर रहा है, उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। वो क्या स्टेशनरी वेव बना के रहता है ना, तो अगर वो स्टेशनरी वेव ना बनाता उसकी एनर्जी क्या होती, डेसिपेट होती। यही तो डी ब्रॉगली ने इंटरप्रेट किया था किसको, बोहर्स पास्टुलेट को, कि बोहर ने कहा था कि एनर्जी उसकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी रीजन नहीं बता सका कि क्यों कांस्टेंट रहती है। हालांकि जो भी चार्ज पार्टिकल होता है जब वो एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी क्या करता है, रेडिएट करता है, तो उसको न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए। तो उसने एक हाइपोथेसिस तो दिया, एक थ्योरी तो दी कि उसकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर सका। जब डी ब्रॉगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव करता है, उसकी वेव नेचर है, तो लिहाजा वो उसे ये एफएससी में भी प्रूफ है कि वो वेव स्टेशनरी वेव की फॉर्म में, मतलब वो अपने उसके अंदर रहता है। अब वो जब स्टेशनरी वेव बना के रहता है तो उसमें क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और ये देखने ऐसा है कि एनर्जी क्या रहती है, उसकी कांस्टेंट रहती है। अब वो स्टेशनरी वेव्स की एनर्जी कांस्टेंट रही और कब से है, वो डेसिपेट नहीं हो रही, किस लेवल पे जाके, सब एटॉमिक लेवल पे। इसी तरह ये जो इलास्टिक कोलिजन है जो हम बात कर रहे हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, E इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, तो वो B कहां जाके ट्रू होता है, एटॉमिक एंड इसमें स्टेशनरी वेव में। वो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है ना, ये पूरा मैं आपको लेक्चर के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्टेशनरी वेव बनाता है, ठीक है ना। मकसद बात करने का सिर्फ यहाँ पे ये है कि जैसे इलास्टिक कोलिजन हमारा सब एटॉमिक लेवल पे जाके क्या होता है, मतलब उसको हम अचीव करते हैं, यानी थ्योरेटिकली तो हम बता रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अचीव 100%। कोई भी कोलिजन होता है उसमें हीट और साउंड तो प्रोड्यूस होगी, जब हीट और साउंड प्रोड्यूस होगी, नहीं आप ये देखें ना कि जब सब एटॉमिक लेवल पे जाते हैं हम, तो फिर वो चीजें जो हम जिन चीजों की बातें कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन की, वो वहां 100% अचीव हो रही है। जैसे आप E=mc² को देख लें, ठीक है ना, बड़ी चीजों में ये चीजें हासिल नहीं हो रही है, लेकिन सब एटॉमिक लेवल पे जाके आप देखिए एटम बम में क्या है, कितनी ज्यादा एनर्जी हम वहां हासिल कर रहे हैं। तो जैसे हम जो है ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं, तो वैसे वैसे हम जो है वो अपनी जो थ्योरी है उसके हम रिजल्ट्स जो है ना वो 100% वहां क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। इसकी मिसाल मैंने आपको आम सी एक मिसाल दी है कि अगर इसकी एनर्जी कांस्टेंट ना होती तो अब तक क्या होता कि इलेक्ट्रॉन के जो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेवल है उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना होती, वो कम हो चुकी होती, एनर्जी थोड़ी डेसिपेट होती, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग के अंदर हम बनाते हैं सेशन में, वो फौरन क्या हो जाती है, डेसिपेट हो जाती है। तो ये कहां पे अचीव होगा, मतलब एक्चुअली एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पे जाके एक्चुअली अचीव होता है, लेकिन नियरली अचीव हम कह सकते हैं। जैसे हमने एक आम मिसाल देते हैं कि ये बॉल को हम ड्रॉप करते हैं कहाँ, मार्बल फ्लोर, हार्ड बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द मार्बल फ्लोर, और उसके चांसेस होते हैं कि वो साइड को अटेन कर ले, हालांकि 100% वो नहीं करती। तो हम इसको कोलिजन को कहते हैं नियरली क्या है, इलास्टिक। अच्छा, अब जैसे हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, अब थोड़ा सा और नीचे लेवल पे जाते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर, गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो वहां उसे कोलिजन को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि कोलिजन क्या है,
इलास्टिक है। अब वो भी 100% इलास्टिक नहीं है, लेकिन हमने उसको इलास्टिक लिया है, उससे जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं वो हमारे जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इसका मतलब उनका कोलिजन भी नियरली क्या है, इलास्टिक है। हम छोटे लेवल पे गए हैं ना, तो वो इलास्टिक कोलिजन की तरफ हम जा रहे हैं। जैसे जैसे सब टॉपिक लेवल पे जाएंगे और भी ज्यादा हमें रिजल्ट्स जो है एक्यूरेट मिलेंगे। अच्छा, अब इसमें इलास्टिक कोलिजन हो गया हमारे पास, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल रेशियो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वो हमारे पास क्या होगी 1:1, यानी कि काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगा। दूसरे नंबर पे अगर E इज इक्वल टू क्या है, 0 है, E क्या है, अब E 0 होने का मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ सेपरेशन जो है, स्पीड ऑफ सेपरेशन आपकी 0 है, फिर ही E 0 आएगा ना। स्पीड ऑफ अप्रोच तो होगी, लेकिन स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होगी, 0 होगी। और स्पीड ऑफ सेपरेशन कब 0 होगी, अगर वो क्या हो जाए, वो आपस में मतलब वो आपस में जुड़ जाए, कंबाइन हो जाए और वो दोबारा अलग ना हो। जिस तरह दो क्ले बॉल्स होती हैं, तो उनको आप टकराएं तो आपस में क्या हो जाए, इन कांटेक्ट नहीं रहे, ठीक है ना। तो उसमें फिर इसको हम कहते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। क्या कहेंगे इसको, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। हाँ जी इस्लाम साहब, ये E इज इक्वल टू 0 वाले ये पॉइंट जरा रिपीट करते हैं सर, सिग्नल का थोड़ा इशू हो गया था। अगर E 0 होगा, E 0 होने का मतलब देखिए यहाँ क्या है कि दो बाल्स आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद वो इकट्ठी मूव कर रही हैं। जैसे एक गाड़ी आती है, वो गाड़ी आकर दूसरी गाड़ी से टकराती है, टकराने के बाद इन कॉन्टैक्ट दोनों क्या कर रहे हैं, विद कॉमन वेलोसिटी वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अगर उनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाए तो स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, 0। जब स्पीड ऑफ सेपरेशन 0 हो जाएगी तो फिर हमारे पास वो कोलिजन क्या कहलाएगा, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। इसको कहते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और इसका ये मतलब नहीं है, देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। लेकिन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये नहीं है कि उसकी 100% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन कहां से दी गई है, जब वो कॉमन वेलोसिटी से मूव करें, हालांकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी, फिर अगर मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो है, इनिशियल भी है, और हाँ वो कम होगी इनिशियल से। इनिशियल से क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि उनकी वेलोसिटी उससे बढ़ नहीं सकती। और जाहिर है दोनों का कंबाइंड मैच का जब आप उनकी वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हमेशा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, लेस आएगी। तो इस वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या है, वो 0 है। इन कांटेक्ट में वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इन इलास्टिक जो है वो सब एटॉमिक लेवल पे हो सकता है, अगर मतलब उसमें अट्रैक्शन हो जाए पार्टिकल्स की, तो एक पार्टिकल जा रहा है दूसरे से टकराता है और दोनों क्या, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर वो ठीक है ना, तो उससे वो एक साथ मूव करेंगे तो जाहिर बात है वो क्या होगा, फिर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन बन जाएगा। अच्छा, अब अगर जो है, अब देखिए परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में आप ये देखें कि से दो बॉल्स हैं की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की क्या है u2 है, दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और u1 जाके अपना m1 जाके m2 से क्या करता है, कोलाइड करता है, और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी से कॉमन है, उनकी वेलोसिटी v है। तो आप ये कैलकुलेट कीजिएगा, इसमें इस जब ये E इज इक्वल टू 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो उनकी फाइनल है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, वो होगी 1/2 m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वेयर। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से हम कहते हैं
कि जो U2 है वो 0 है, यानी U1 तो है लेकिन दूसरी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो होगी 1/2 m1 U1 स्क्वायर, और प्लस दूसरे की क्या है, 0 है। और जो वेलोसिटी निकलेगी वेलोसिटी आप कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगी, m1 u1 प्लस क्या आएगा 0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ये हमने क्या लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बॉल जा रही है, वेलोसिटी उसकी कितनी है, u1 है, मास उसका क्या है, m1 है, वो इसे टकराती है, टकराने के बाद ये हमारे पास इसमें से v क्या निकलेगा, v आ जाएगा m1 ओवर m1 प्लस m2, और यहां पे क्या आएगा u1। अगर ये वैल्यू v की हम यहां पुट करते हैं किसमें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है v की जगह हम क्या पुट करेंगे, m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। अब जब वो करेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, v स्क्वायर की जगह आ जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2, क्योंकि इसमें m1 प्लस m2 ऊपर भी है और इधर इसका स्क्वायर जब लेंगे तो एक पावर उससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। समझ आई बात, 1/2 भी आएगा सर। अब अगर हम, ये हमारे पास क्या है, अब इसमें अगर हम क्या करते हैं, kf ओवर ki करते हैं, इसको जब हम इस पर डिवाइड करेंगे हाफ तो हाफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, u1 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा m1 ओवर m1 प्लस m2। क्लियर रिजल्ट, इसको हमने डिराइव करना है, ठीक है ना। अब ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की रेशो ये है। ये रेशो हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं कि अगर कोलिजन परफेक्ट इनइलास्टिक है और हमें वो जस्ट क्या कहता है, उनकी मैसेज दे देता है, तो हम बता सकते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो चुकी है। यानी फाइनल टू इनिशियल हमारे पास ये रेशो आती है काइनेटिक एनर्जी की। और वैसे हमारे पास अगर इलास्टिक कोलिजन है तो फिर क्या होगी, 1:1 होगी। अगर परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है तो फिर हमारे पास रेशो ये होगी। क्लियर होगी बात। अब ये था हमारे पास E इक्वल टू 1, ये क्या है E इक्वल टू 0, और उसके बाद हम आते हैं कि अगर E 1 से कम है और 0 से क्या है, ज्यादा है, तो इसको हम कहेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। क्या कहेंगे, यानी अगर E की वैल्यू 1 है तो वो कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक। अगर E की वैल्यू 0 है तो परफेक्ट इनइलास्टिक है, और अगर 0 और 1 के दरमियान कहीं लाई कर रही है तो फिर वो इनइलास्टिक कोलिजन है। समझ आ गई बात। अच्छा, जो तो फार्मूले हैं आपके पास एफएससी किताब में, वो मेरे को रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, कि आपको पता है ना वो तो फार्मूले कि हमारे पास V1 प्राइम क्या होता है, V2 प्राइम क्या होता है, ठीक है ना। वो सारे फार्मूले आपके पास हैं कि ये क्या होता है, M1 माइनस M2 ओवर इंटू V1 2M2 ओवर, इसी तरह अगला फार्मूला। फिर आप कहते हैं अगर मैसेज इक्वल होंगे तो V1 प्राइम V2 के बराबर होगी
और V2 प्राइम V1 के बराबर होगी। और अगर एक मैसिव पार्टिकल जाकर एक स्मॉल पार्टिकल से टकराता है तो जो मैसिव पार्टिकल जा रहा है उसकी फाइनल वेलोसिटी वही रहेगी, लेकिन जिससे टकरा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उससे डबल हो जाएगी। अगर स्मॉल जाके हैवी से टकराता है तो वापस वो उसी वेलोसिटी से आएगा, तो उसकी वेलोसिटी फाइनल जीरो ही रहेगी। तो ये सारी चीजें तो आप मेरे ख्याल में कर लेंगे, इसमें तो कोई इतना इशू नहीं। अच्छा, एक फार्मूला और मेरी नजर से गुजरा है, अगर इसको देख लें जरा, कि अगर हम कहते हैं कि वेलोसिटी u1 और u2 इनिशियल है और v1 और v2 क्या है, फाइनल है, तो ये मैं कोशिश करता हूँ फार्मूला लिखने की, शायद ये इसमें गलती ना हो जाए। कि मेरे ख्याल में वो इस तरह था कि v1 जो है m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 e इंटू u1 माइनस u2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, और v2 जो है वो क्या होगा, m1 u1 m2 u2 माइनस m1 e इंटू u1 माइनस u2 ओवर m1 प्लस m2। अब अगर ये मैं करके देखता हूं इसमें से, एक फार्मूला तो आपको पता है कि अगर हम m1 m2 के बराबर लेते हैं तो हमें पता है कि v1 प्राइम इसके बराबर होता है v2 के, और v2 प्राइम इसके बराबर होता है। अगर हम इलास्टिक की बात करते हैं, इलास्टिक का पहला केस यही है ना, मतलब कि मास इज इक्वल तो वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, ये इलास्टिक की बात है। और इन इलास्टिक में क्या है, इन इलास्टिक में ये अभी जो हमने केस पढ़ा है जिसमें हमने पढ़ा कि m1 ओवर m1 प्लस m2 उनकी रेशियो है काइनेटिक एनर्जी की, तो उसमें ये होता है कि अगर एक बॉल जो है वेलोसिटी u1 से जा रही है, दूसरी बॉल रेस्ट पे है m1 m2, तो बाद में वो दोनों क्या जा रही हैं, वो इकट्ठी वेलोसिटी v से मूव कर रही हैं। तो फिर ये कॉमन वेलोसिटी क्या आती है इन इलास्टिक में, ये इलास्टिक था, और इन इलास्टिक में क्या है कि हमारे पास जो v निकलता था वो ये था m1 u1 ओवर m1 प्लस m2, यही था ना, m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। अब मैं ये बता रहा हूं, हाँ जी सर, ये जो दूसरे आपने साइड पे लिखा हुआ है v1 v2 जिसमें m2e भी यूज किया हुआ है, ये, तो ये सिर्फ फार्मूला कब यूज करेंगे हम? हाँ मैं ये इसी तरफ आ रहा हूँ, इसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ अगर हम ये याद कर लें तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक हो गया सर। अगर मैं उसको निकालने में कामयाब हो गया जो मैं चाह रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि मैं तो प्लस माइनस का फिर ना कर दिया हो इसमें, तो करके देखते हैं बार। मैं ये देखना चाह रहा था कि ये इलास्टिक है और ये क्या है, कि अगर हम इलास्टिक और इलास्टिक की बजाय हमें ई की वैल्यू पता हो, ठीक है, चाहे वो बोलिए इलास्टिक हो इलास्टिक जो मर्जी हो, तो हम उससे भी फाइनल वेलोसिटी इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखें ये फार्मूला, ये रिजल्ट तो हमारे पास है बड़े, कॉमन वेलोसिटी का रिजल्ट भी हम एफएससी में पढ़ते हैं, और ये पहला केस है इलास्टिक कोलिजन का। ये दोनों तो हमारे, हम देखना ये चाहते हैं आया कि ये दोनों केसेस उससे ड्राइव होते हैं या नहीं होते। अगर ये उससे होते तो फिर वो फार्मूले ठीक है। अब इसमें हमने क्या असम्पशन लगाई थी कि हमने क्या लगाया था कि m1 इज इक्वल टू, अब देखिए अगर हम इसमें पुट करते हैं कि m1 हमारा m2 के बराबर है और से m है, और इलास्टिक कोलिजन है, कौन सा है, तो इलास्टिक कोलिजन में ये क्या आ जाएगा हमारा, E1 आ जाएगा। अब इसे पुट करें, अब हमारे पास V1 क्या आएगा, देखिए हमने यहां भी हम करना है, क्या आ गया mu1 प्लस mu2 E1 हो गया, माइनस mu1
प्लस MU2 ओवर M प्लस M2M। अब अगर इसमें देखें कौन ये कैंसिल हो गया, MU2 और MU2 क्या हो गया, 2MU2 ओवर 2M। देखिए ये V1 हमारे पास किसके बराबर आ गया, U2 के बराबर आ गया, यानी ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। यानी इस फार्मूले से हमने एक इलास्टिक का रिजल्ट निकाल लिया बिल्कुल एक्यूरेट कि हमारे पास अगर M1 M2 के बराबर है, मैसेज इक्वल है और कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक है। इसी तरह बाकी केसेस भी इससे ड्राइव कर, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं ना, आप घर जाके उसको ड्राइव कीजिएगा, कोई मसला आए तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। यानी हमने जस्ट पहला केस इससे ड्राइव किया है इन फार्मूलों से कि हमने एम यानी सारे फार्मूले याद रखने की बजाय अगर हम ये दो फार्मूले याद रख लें, इसमें सारा कोलिजन डिस्कस हो रहा है, लेकिन कौन सा, हेड ऑन कोलिजन, दूसरा नहीं, ओब्लिक नहीं है, कौन सा हेड ऑन कोलिजन, चाहे इलास्टिक है चाहे इनइलास्टिक है, चाहे E1 है चाहे E0 है, चाहे E जो है वो 1 से लेकर 0 तक कोई भी वैल्यू। लेकिन आप प्रॉब्लम में वो ये भी कह सकता है ना कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू ये है, मैस M1 इतनी है, इतनी वेलोसिटी से, तो फिर हमारे पास फिर ये उधर भी लगेगी। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारी जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है वो हैवी पार्टिकल्स के लिए भी ठीक है और दोनों के लिए भी ठीक है, लेकिन मैसिव के लिए जो है वो सिर्फ कौन सी है, वो मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स उस पर फिट आती है। तो अब ये एक ऐसा फार्मूला है थोड़ा मुश्किल, लेकिन सबके लिए क्या हो जाएगा, ये काफी हो जाएगा। अब देखिए ये रिजल्ट आ गया, इस बात की समझ आ गई है आप लोगों को। अब हम इससे हमने एक इलास्टिक का अगर रिजल्ट, तो इसी तरह मैं अगर इन इलास्टिक का करके देता हूं, इससे भी वो निकलता है कि नहीं निकलता। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं कि कोलिजन कौन सा है, परफेक्ट इनइलास्टिक। अब परफेक्ट इनइलास्टिक का मतलब क्या है, देखिए मैंने पहले बताया कि परफेक्ट इनइलास्टिक का मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी कैरियर एनर्जी लॉस हो गई, नहीं, बल्कि परफेक्ट इनइलास्टिक का मतलब ये है कि उनकी स्पीड ऑफ सेपरेशन 0 है, यानी वो कोलिजन के बाद इन कांटेक्ट हो गया है, दोनों कांटेक्ट में ही मूव कर रहे हैं, वो कांटेक्ट में चाहे मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे आ गया है। अगर तो अपोजिट थे, ऐसे से दो क्ले बाल ऐसे गई टकरा के वो रेस्ट पे आ गई, तो उनकी फाइनल कैरियर एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। या वो अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो फिर मूव करेंगे, कांटेक्ट में आगे मूव करें। तो परफेक्ट इनइलास्टिक में ई वाला क्या होता है, 0 होता है। अब अगर E 0 होगा तो हम ये देखते हैं इसमें पुट करके कि जो V1 है हमारा, अब हमने ये वाला फार्मूला जो लिया था इसमें हमने कहा था कि U2 हमारा क्या है, सेकंड बॉडी को हमने रेस्ट पे लिया था। अगर रेस्ट पे नहीं लेते तो फिर यहाँ पे आता है M1 U1 प्लस M2 U2 ओवर M1 प्लस M2, वो भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये इस फार्मूले की बात करते हैं, इस फार्मूले के लिए हमने U2 क्या लिया था, 0। एक पार्टिकल जा रहा है U1 वेलोसिटी के साथ, दूसरे पार्टिकल से जो रेस्ट पे है उससे जाके कोलाइड करता है। तो अब ये हमारे पास अगर E को 0 पुट कर दें यहाँ पे, और किसको 0 पुट करना है हमने, U2 को 0 पुट करना है, तो देखिए यहाँ क्या आएगा, M1 U1 प्लस 0 और ये सारी रकम 0 हो गई, ओवर क्या आया M1 प्लस M2। तो देखिए वही रिजल्ट आ गया कि V1 क्या है हमारे पास, M1 U1 ओवर M1 प्लस M2। अब ये फार्मूले हमें क्या दे रहे हैं जी, हमें इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों के रिजल्ट हमें दे रहे हैं। अगर हमें E की वैल्यू मालूम है तो हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। क्यों जी इमरान भैया, पता चल गया ये कब यूज करने हैं? जी सर, बिल्कुल जबरदस्त सर। चलो ठीक है। अच्छा अब हम थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं। अच्छा इसके जो केस हैं वो तो जब हम मैं क्वेश्चन भेजूंगा उसकी प्रैक्टिस में केसेस तो उसके क्लियर हो जाएंगे। अब दो चीजें और देखिए, एक थोड़ा सा हमें देखना है 5 मिनट के लिए ओब्लिक कोलिजन, और हमने देखना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या करना है। तो ये तकरीबन कोलिजन हमारा कवर हो जाएगा। देखिए ओब्लिक कोलिजन में क्या करना है हमें,
ऑब्लिक कोलिजन में एमसीक्यूज तो मतलब बनने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऑब्लिक कोलिजन होता क्या है बेसिकली। तो जिस तरह हमने इनइलास्टिक कोलिजन में एक परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन लिया तो उसमें कहा कि सेकंड बॉडी एक रेस्ट पे है, इसी तरह ऑब्लिक कोलिजन तो मुश्किल से मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन उसका एक आसान सा केस ये है कि हम सेकंड बॉडी क्या ले लें, रेस्ट पे ले लें। जैसे हमारे जो है ना इसमें मैकेनिक्स के अंदर भी ये केस वहां डिस्कस हुआ है। उसमें क्या होता है, ये एक पार्टिकल जो है जिसका मास m1 है, ये वेलोसिटी u1 से जा रहा है, और ये जो m2 है इसकी वेलोसिटी क्या है, वो 0 है, और कोलिजन ये बिफोर कोलिजन है। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन से कि जो m1 है वो आपका इस डायरेक्शन में गया और m2 इस डायरेक्शन में से, एक का एंगल जो है वो θ1 है, दूसरे का कितना है, θ2 है। ये इनकी वेलोसिटीज है v1 और v2। तो इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि चूंकि मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस विल बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। और कैनेडिकल जो स्केलर है तो उसको रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये नोट्स है ना, मतलब ये इकरा के नोट्स वहां यूज हो रहे हैं, उसमें उन्होंने कैनेडिकल जी कंपोनेंट बनाए हुए हैं, मतलब कॉस और साइन दिया हुआ उसमें। तो काइनेटिक एनर्जी चूंकि एक स्केलर है उसके साथ कॉस साइन आने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो सिंपल क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल, अगर वो क्या है, इलास्टिक है। ऑब्लिक कोलिजन कौन सा, इलास्टिक। तो अगर ये इलास्टिक है तो हमारे पास क्या होगा, एक इक्वेशन हमारी ये बनेगी कि m1u1 इसका मोमेंटम क्या है, 0 है, इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1, ठीक है, और प्लस m2 v2 cos θ2। अब एक इक्वेशन ये बन गई। y एक्सिस में देखिए ना इसका मोमेंटम है ना इसका, यानी 0 इज इक्वल टू m1 v1 sin θ1, या अपवर्ड होगा, और माइनस m2 v2 sin θ2, यानी एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। और तीसरी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है और इसकी चूंकि क्या होगी, हाफ, चलिए हाफ मैं नहीं लगाता, तो ये क्या हो जाएगी, m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन, तो ये तीन इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसमें से एक पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर सर ये तीन इक्वेशन दोबारा बता दें किस चीज के लिए, दोबारा एक बार एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। हाँ जी, सर ये तीन इक्वेशंस को एक बार दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं किस कंडीशन पे। ये इक्वेशंस मैंने ये इस तरह लिखी हैं कि ये हमारे पास, अगर हम एक्स एक्सिस में देखें, इसका मोमेंटम क्या है, 0 है, इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 होगा, ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ये मोमेंटम आ गया। और एक जो m1 इधर जा रहा है, अगर m2 इधर जा रहा है, तो m1 का मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 cos θ1 लॉन्ग एक्स एक्सिस, और इसका क्या होगा, m2 v2 cos θ2 लॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के मोमेंटम को ऐड किया है, और वाई एक्सिस के मोमेंटम को अगर बराबर करना है तो इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन लॉन्ग वाई एक्सिस 0 है, इसका भी 0 है, इसका क्या होगा, अपवर्ड, और इसका क्या होगा, डाउनवर्ड, इसलिए इसका क्या होगा, m1 v1 sin θ1, और नीचे की तरफ इसका क्या होगा, m2 v2 sin θ2। और कैनेडिकल जैसे हमने क्या करना है, इनिशियल कैनेडिकल जी इज इक्वल टू, इसकी तो चूंकि 0, तो ये फार्मूलों की हद तक ही है। ये वाला देखिए ना, इसकी कैनेडिकल जी क्या है, हाफ, वो हाफ मैंने नहीं लगाया, बस सारे हाफ खत्म कर दिए। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी 0 आ गई, फिर हाफ m1 v1 स्क्वायर और हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो हाफ नहीं लगाया उसमें। इसमें बात ये याद रखें कि अगर m1 इज इक्वल टू m2 होता है, ये पॉइंट नोट कर लें,
देन θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दोनों मैसेज इक्वल हैं, इक्वल मैसेज अगर होंगी तो जब वो आपस में ये स्कैटर होती हैं तो उनका स्कैटरिंग एंगल कितना होगा आपस में 90 डिग्री होगा, पर परपेंडिकुलरली नॉर्मली एक दूसरे के स्कैटर होंगे। ये तो सिंपल सा हमने ऑब्लिक कोलिजन लिया। ऑब्लिक कोलिजन के केसेस इससे भी ज्यादा आगे मुश्किल हैं। उसमें क्या होगा कि ज़रा इसको भी मोशन मिले और इनको इनिशियली भी हम क्या कर लें कि एट सम एंगल 2D कर लें, फाइनली भी। ये तो इनिशियली क्या है 1D में है और फाइनली क्या है 2D में मूव कर रहे हैं। तो बहरहाल वो जो कॉम्प्लिकेटेड है वो ज़रा एमसीक्यूज के हवाले से तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ये देख लें, टाइम काफी हो गया। सेंटर ऑफ मास फ्रेम, अभी जितनी भी हमने कैलकुलेशंस की है ये सारी की सारी किसमें है, लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर है। और उस लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर आप ये भी देखें जो उनका यहां जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी m1 v1, यानी कि इनिशियली क्या होगी m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। यानी लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस, जैसे हम वो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं ना m1 x1 प्लस m2 x2 ओवर m1 प्लस m2, तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगी वेलोसिटी आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर ये है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर दो बॉडी जैसे मूव कर रही है और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बाहर से, तो उन बॉडीज की वेलोसिटीज भी हैं और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी है। और अगर ऑब्जर्वर बैठा है कहां पर, सेंटर ऑफ मास पे ही, तो उसके लिहाज से तो सेंटर ऑफ मास क्या है, फिर रेस्ट पे है। यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेबोरेटरी फ्रेम में ये आएगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या आएगी, वो जीरो आएगी। नहीं मैं बताता हूं, यहां तक क्लियर होगी ना बात। अब हम सेंटर ऑफ मास में आते हैं। देखिए बाकी सारी वेलोसिटी इसमें लेबोरेटरी फ्रेम में यही रहेंगी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आप उसमें ऐड कर लें, ठीक है। अब क्या होगा, आपको मैंने ये बताया था कि जब हम v a b निकालते हैं, यानी हमने वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो वो क्या होगी va माइनस vb होती है। यानी वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, जिसके लिहाज से हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। जिसके लिहाज से फाइंड आउट कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा। अगर देखे ना, अगर वो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो यहां पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, फिर तो वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेबोरेटरी फ्रेम में जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हम आते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम खुद भी क्या है, मूव कर रहा है, तो अब वेलोसिटीज के ऊपर क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़ेगा। किसका फर्क पड़ेगा, आपने ये फार्मूला याद रखना है बस। जितनी भी एक्सप्रेशंस आप यहां निकालते हैं, ठीक है ना, से अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में VCM क्या होगी, वो आ जाएगी VCM माइनस VCM, क्या आ जाएगी, जीरो। यानी VCM इसको क्या देते हैं हम, प्राइम, यानी सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी को प्राइम से जाहिर कर लेते हैं। अच्छा अगर हम कहें कि u1 प्राइम क्या होगी, अब देखिए एक सिंपल सी बात है, एक आसान सी जहां मैं वैल्यू लेता हूं, आपको समझाने के लिए, बाकी आपने कैलकुलेशन खुद कर लेनी है। देखिए हमने केस लेते हैं लेबोरेटरी फ्रेम में, हम कहते हैं ये पार्टिकल है जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी क्या है, u1 है, ये m2 है, u2 क्या है, जीरो है, और जाहिर है v1 क्या होगी इसमें आफ्टर, ये तो बिफोर कोलिजन है,
ये क्या है, बिफोर कोलिजन है। और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन हमारे पास क्या होती है v1, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्यों जी, अगर u2 0 हो तो इसकी वेलोसिटी अगर हम कहते हैं, चले मैं ये कहता हूं इसका मास भी m है, m1 भी m है और m2 भी क्या m है, सिंपलिसिटी के लिए। और v1 हमारे पास क्या होती है फिर u2 हो जाती है, और v2 जो है वो क्या हो जाती है u1 हो जाती है। ये क्या होगी, 0 होगी। एक आम पहला केस है आपका, पहला वजह। दूसरा है कि masses are equal, second body at rest, masses are equal, second body at rest। तो आफ्टर कोलिजन आपका ये रिजल्ट आया। ठीक है, यहां पर आप देखें आपका u, दूसरे बॉडी की वेलोसिटी क्या है 0, पहले की क्या है u1, आफ्टर कोलिजन पहले की कितनी है 0, दूसरे क्या है u1, और यहां पर जो ucm है वो क्या आएगी, वो आएगी m1 u1 प्लस m2 u2, यानी वो आ जाएगी mu ओवर m प्लस, लिख देता हूं m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। अब देखिए इसमें हमने क्या पुट करना है, u2 को 0, u2 को क्या पुट करना है 0, और m प्लस m क्या हो जाएगा 2m, और ये mu ओवर 2m, तो ये क्या आ जाएगा u बाई 2, क्या आ गई। और यहां पे हम करते हैं VCM, क्या लिखेंगे VCM, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम की वेलोसिटी सेम वही रहेगी आपके पास, ये क्या थी u1 बाई 2, यहां भी क्या होगी u1 बाई 2, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज, वो बिफोर कोलिजन भी वही। देखिए आप बिफोर कोलिजन आपने 3 वेलोसिटीज बताई हैं, किसमें लेबोरेटरी फ्रेम में। बिफोर कोलिजन आप, आफ्टर कोलिजन आपने 3 वेलोसिटी बताई है, किसमें लेबोरेटरी फ्रेम में। कितनी चीजें हो गई टोटल 6 हो गई। यही 6 चीजें आपने बतानी है किसमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो आपकी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बात समझ आई ना, कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी हमने लेबोरेटरी फ्रेम में बता दी, इसी तरह हर एक की बताएंगे किसमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अब पहले हम बताते हैं सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी। अब मैंने क्या कहा है, मैंने ये बताया आप लोगों को कि हमने जिसकी भी वेलोसिटी निकालनी है उसमें VCM आपको क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू किसके फाइंड कर रहे हैं VCM के, तो VCM क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये देखें कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो आपकी UCM प्राइम होगी वो क्या होगी UCM माइनस UCM, तो क्या आ जाएगी 0। अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूं बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन मैंने 3 वेलोसिटी बतानी है, और आफ्टर कोलिजन भी 3 वेलोसिटी बतानी है। अब एक मैंने बता दी किसकी, सेंटर ऑफ मास की क्या है 0 है। ये जो वेलोसिटी u1 है, अब u1 प्राइम क्या होगी, वो होगी u1 माइनस UCM, तो हो जाएगी u1 माइनस u1 बाई 2, तो वो क्या आएगी u1 बाई 2। अच्छा इसी तरह u2 प्राइम वो क्या होगी u2 माइनस UCM, u2 क्या है 0, और ये क्या है u1 बाई 2, तो ये क्या होगी माइनस u1 बाई 2। अब देखिए जब ये बॉडी यहां पे तो रेस्ट पे है, लेबोरेटरी फ्रेम में सेकंड पार्टिकल क्या है रेस्ट पे है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वो रेस्ट पे नहीं है। क्यों, अब देखिए सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है, वो रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है,
तो सेंटर ऑफ मास का जो ऑब्जर्वर है वो ये कहेगा कि ये पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सेंटर ऑफ मास है, ये इसकी तरफ जा रहा है, ये बॉडी रेस्ट पे है लेबोरेटरी फ्रेम में, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे अगर ऑब्जर्वर बैठा होगा वो कहेगा नहीं, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे है लेकिन वो पार्टिकल इसकी तरफ, यानी उसकी वेलोसिटी माइनस है, इसको अप्रोच कर रहा है, इसलिए ये माइनस आ रहा है। अब ये तीन वेलोसिटीज मैंने निकालनी किसमें? बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। अब मैंने क्या निकालनी है? फिर वही जो v, अब आफ्टर वालों को मैं v से जाहिर कर रहा हूं, इनिशियल वालों को u से जाहिर कर रहा हूं, लेबोरेटरी वालों को बगैर प्राइम के जाहिर कर रहा हूं, और सेंटर ऑफ मास वालों को हम मैं प्राइम लगा के जाहिर कर रहा हूं। अब मैंने क्या निकालनी यहां पर? VCM प्राइम, वो क्या होगी? वो होगी VCM माइनस VCM, वो क्या आ जाएगी? 0। यानी आफ्टर कोलिजन भी और बिफोर कोलिजन भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या रही? 0। अच्छा, दूसरा ये जो V1 था, V1 प्राइम क्या होगा? वो होगा V1 माइनस VCM। V1 क्या है हमारे पास? 0 है, और VCM क्या है? U1/2, तो ये क्या होगी? माइनस U1/2। और इसी तरह V2 प्राइम क्या होगी? वो होगी V2 माइनस VCM, और V2 हमारी क्या है? U1 माइनस U1/2, तो ये हमारे पास क्या आ गई? U1/2। अब ये देखें वेलोसिटीज इंटरचेंज हुई है या नहीं हुई? वेलोसिटीज क्या हो गई? इंटरचेंज हो गई। उसकी प्लस U1/2 थी, इसकी क्या होगी? माइनस U1/2, इसकी माइनस U1/2 थी, क्या होगी? प्लस U1। यानी ये मैंने एक आपको मेथड बताया है कि सेंटर ऑफ मास में जाकर हमने वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ मास रेफरेंस है, हमने जिसकी भी वेलोसिटी फाइंड करनी है उसमें से सेंटर ऑफ मास को क्या कर देना है? माइनस कर देना उसकी वेलोसिटी को उस सिचुएशन में। अगर बिफोर कोलिजन है तो बिफोर वाली माइनस करनी है, आफ्टर है तो आफ्टर। ये तो रहती सेम ही, वैसे बिफोर भी वही होगी और आफ्टर वही होगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कोलिजन में। मैंने बताया एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? नेग्लेक्टेड है। तो ये आज का लेक्चर था, टाइम काफी हो गया है, तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। मजीद फिर मैं ये असाइनमेंट में इसकी डिस्कशन होगी कल, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे क्लास होगी। टाइम आपको बता दी है ग्रुप में कि कल किस टाइम पे। ये जो क्लास हमारी मिस हुई थी, एक दिन नहीं हुई, वेंसडे को नहीं हुई शायद, या ट्यूसडे को नहीं हुई, एक क्लास नहीं हुई, तो वो हमने सैटरडे को शेड्यूल किया है उसको। तो कल इंशाल्लाह क्लास होगी आप लोगों की ना, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। टाइमिंग अभी आपको ग्रुप में बता देंगे। आप क्या कह रहे हैं? जाना है तो कहीं जल्दी जाना? हम वो टाइमिंग बता देते हैं, आज बता देते हैं। सर एक बात क्लियर कर दें, है तो कल वाले टॉपिक से कि पीरियोडिक, एक होती है पीरियोडिक ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन, एक होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अगर एग्जांपल्स हमें आए कि ये पीरियोडिक है या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो इस तरीके से कैसे अलग-अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं? पीरियोडिक मोशन कोई भी ऐसी मोशन जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वो आपकी पीरियोडिक मोशन होगी। जैसे यूसीएम जो है, यूसीएम आपकी पीरियोडिक मोशन है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं। अपने आप को वो क्या कर रही है? आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वो रिपीट कर रही है, वो पीरियोडिक तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन इसलिए नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वो पीरियोडिक तो है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। और इसी तरह जैसे हमने मास वेइंग सिस्टम की पढ़ी या सिंपल पेंडुलम पढ़ा, तो वो पीरियोडिक भी है और सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। यानी हर सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होगी, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन लाजमी नहीं कि वो हो। ठीक है? चलें, ठीक हो गया। मजीद अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।